मेरा नाम अवनीश कुमार यादव है और मैं PCS 2018 में आबकारी निरीक्षक के पद पर मेरा चयन हुआ है। मैंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से BA 2016 में पास आउट किया है। 2018 में मैंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से MA पॉलिटिकल साइंस से पास किया है। इसके पश्चात 2016 जब मैं BA अंतिम वर्ष में था, उसी समय से मैंने तैयारी करना शुरू कर दी और 2017 में मैंने सबसे पहले अपनी प्रारंभिक परीक्षा दी और उसके साथ ही मेरा पहली बार में प्री क्वालिफाई हुआ। प्री के बाद मैंने मुख्य परीक्षा दी और पहली बार में ही मेरी मुख्य परीक्षा भी मैं पास किया और 2017 का मैंने साक्षात्कार दिया। यद्यपि कुछ मार्क्स से मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो मैं यही बताना चाहूँगा कि पहली बार में मेरा चयन नहीं हो पाया, इसके पीछे कुछ कमियां थीं, तो वो मैं सभी लोगों से शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि आने वाले समय में जो हमारे प्रतियोगी छात्र हैं उनको इस तरीके की चुनौतियों का सामना न करना पड़े। जैसा कि हम लोग सब जानते हैं कि जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग है, ये UP PCS की परीक्षा का हर वर्ष आयोजित करता है और इसमें 3 चरण में ये परीक्षा संपन्न होती है। प्राथमिक, द्वितीयक जिसको मुख्य परीक्षा कहते हैं, और तृतीय चरण में साक्षात्कार होता है। प्रारंभिक परीक्षा के स्तर पर हम लोग बात करें तो सभी प्रतियोगियों के मन में यही प्रश्न रहता है कि प्री कैसे क्वालिफ़ाई किया जाए। तो मैं सभी लोगों को बताना चाहूँगा कि प्री क्वालिफ़ाई करना बहुत बड़ा इशू नहीं होता है। सबसे पहले तो हम जिस बैकग्राउंड से होते हैं, उस बैकग्राउंड से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं, जो भी हम पढ़ते हैं, उसको हमें बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए। जैसे मैंने जब BA किया था तो मेरी BA में ही रणनीति थी, क्योंकि मुझे सिविल सेवा में जाना था, तो मैंने BA के स्तर पर ही बहुत अच्छे से जो BA की सारे जो विषय थे, मैंने बहुत अच्छे से उनका गहन अध्ययन किया था और मैंने उनका खुद स्वयं अपना नोट्स बनाया था और उस नोट्स के आधार पर ही मैंने आगे भी अपने जो अध्ययन है उसको जारी रखा था। इसका लाभ ये हुआ कि मेरा जो प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा का जो कंटेंट था, मुझे BA + MA जब मैं कर रहा था उसी समय लगभग तैयार हो गया था। तो इस तरीके से मैं बताना चाहूँगा कि जो भी हमारे प्रतियोगी हैं वो प्री के लिए कुछ टेक्स्ट बुक और जो मार्केट में कुछ और बुक्स आती हैं, जैसे घटनाचक्र पब्लिकेशन है, परीक्षावाणी पब्लिकेशन है और भी NCERT वगैरह हैं, इनका बहुत अच्छे से अध्ययन करें। इसके अध्ययन के साथ ही साथ कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी बहुत अच्छे से रखें। जितनी अच्छी कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी रहेगी, उतने अच्छे से ही जो प्री की तैयारी है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। और साथ ही साथ मैं कहना चाहूँगा कि जो करंट है उसका लगातार और सतत अध्ययन करते रहें और सटीक अध्ययन करें, क्योंकि मार्केट में मटेरियल बहुत होता है और हम लोगों के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही होती है कि हम मटेरियल का जो कंटेंट है उसको किस तरीके से अरेंज करें। हम उस कंटेंट को ही अरेंज नहीं कर पाते हैं और हम लगातार असफल होते चले जाते हैं। इसलिए सबसे पहले मार्केट में जो सटीक कंटेंट है उसका ही हम चुनाव करें और उस सटीक कंटेंट के आधार पर ही अपनी जो प्रारंभिक परीक्षा है उसकी तैयारी करें। इसके लिए मैं बताना चाहूँगा कि मैंने लगातार जो पूर्व परीक्षाएं थीं उसके जो प्रश्न पत्र थे उनका मैंने लगातार अध्ययन किया था, उनको सॉल्व भी किया था। और जो नए प्रतियोगी होते हैं उनको यदि किसी संस्थान में टेस्ट सीरीज़ वगैरह होती है उसको ज्वाइन करने का अवसर मिलता है तो उसको भी ज़रूर ज्वाइन करें। इससे सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि जो कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी होती है वो भी बेहतर होती है और साथ ही साथ नए जो प्रश्न होते हैं वो भी सीखने को मिलते हैं। ये सारे जब प्रश्न सीखने को मिलते हैं तो हमारे पास जो कंटेंट होता है उसका एक काफ़ी बड़ा बजट हो जाता है और उस बजट के आधार पर हम आगे की अपनी जो प्रारंभिक परीक्षा है उसको फाइट कर सकते हैं। जब हम लोग प्री क्वालिफ़ाई कर लेते हैं तो इसके पश्चात आती है मुख्य परीक्षा की बारी। और क्योंकि अब जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जो मुख्य परीक्षा है उसमें 2018 से सिलेबस चेंज कर दिया है और ये जो सिलेबस है अब पूरा UPSC वाला तकरीबन वही सिलेबस है। और उसके अलावा भी हम देखें तो UPSC में यद्यपि UP स्पेशल वगैरह है वो नहीं पूछा जाता है और UPSC में जो मेंस होता है उसमें जो हिंदी वगैरह के जो पेपर होते हैं वो केवल क्वालिफाई होता है, जबकि हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में जो हिंदी का पेपर होता है ये भी स्कोरिंग पेपर होता है। इसलिए कुछ चीज़ें यहाँ पर एक्स्ट्रा भी हैं तो वो हम लोगों को पढ़नी पड़ती हैं। तो मैं जो हमारे प्रतियोगी हैं मैं उनको बताना चाहूँगा कि मैंने किस तरीके से अपना जो कंटेंट था मेंस का मैंने किस तरीके से अरेंज किया था, क्योंकि मेरा
लोक प्रशासन मैंने वैकल्पिक विषय के रूप में मुख्य परीक्षा में रखा था। चूँकि मैंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एमए किया था पॉलिटिकल साइंस से, तो वहाँ पर ही मुझे जो आयोग का सिलेबस है लोक प्रशासन का, वो मुझे एमए में लगभग वो सारा सिलेबस पढ़ा दिया गया था। तो वहाँ पर मैंने मेरे जो प्रोफेसर वगैरह सर लोग थे, उनसे मेरी अच्छी कनेक्टिविटी थी। मैं उन लोगों को लिखता था, दिखाता था। तो उस स्तर पर मैंने मेंस की बहुत अच्छी रणनीति बनाई थी। तो इसलिए मैं और जो मेरे प्रतियोगी जो छात्र हैं, मैं उन्हें बताना चाहूँगा, क्योंकि अब जो सिलेबस है, इस सिलेबस में हमको कम समय में और अधिक आउटपुट चाहिए, और इस अधिक आउटपुट को प्राप्त करने के लिए हमें अलग ही स्ट्रेटजी बनानी होगी। इस स्ट्रेटजी में मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जैसे हमारा जो सिलेबस है, उसको सब जो टॉपिक हैं उसको अलग अलग जो प्लेन पेपर आता है उस पर सबको लिख लेना चाहिए, और जो न्यूज़पेपर हैं, मैगज़ीन हैं, इन सभी से कंटेंट को उस टॉपिक से जो रिलेटेड चीज़ें हैं उसको अरेंज करना चाहिए। जैसे जैसे हम कंटेंट को उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग अरेंज करते जाएंगे, तो मुझे लगता है कि जो हमारा जो कंटेंट का जो पैकेज होता है वो हमारा तैयार हो जाएगा। इसके साथ ही साथ जब हमारा कंटेंट हो जाएगा, तो उसके पश्चात हमें आंसर राइटिंग पर काम करना चाहिए। और चूँकि ये जो परीक्षा होती है वो आंसर राइटिंग की अधिकतम होती है, या जो आंसर राइटिंग में बेहतर करेगा, वो मुझे लगता है कि उसकी जो सफलता की जो उम्मीद होती है वो अधिक बढ़ जाती है। मैं अपना बताऊं तो मैं तो जब मेंस मैंने जब पहली बार 2017 में दिया था, तो उस समय मेरी जो आंसर राइटिंग की जो प्रैक्टिस थी वो काफ़ी कम थी। चूँकि प्रथम बार था मुझे, और जो मेरे सीनियर्स वगैरह थे उन लोगों से भी मेरी कनेक्टिविटी काफ़ी कम थी, तो अनुभव भी कम था। लेकिन जब मैंने द्वितीय 2018 वाला मेंस दिया, तो उसमें मैंने मेंस के स्तर पर बहुत बेहतर रणनीति बनाई, और मैंने आंसर राइटिंग के स्तर पर बहुत बेहतर काम किया। मैं बताना चाहूँगा कि मैं डेली एक दिन में 20-20, 40-40 क्वेश्चन लिखा करता था, और इतना लिखता था कि मेरे हाथ में भी दर्द होने लगता था। लेकिन मैंने लिखने के स्तर पर कभी कोई कमी नहीं छोड़ी, क्योंकि ये परीक्षा है ही लिखने की। हम जितना अच्छा लिखेंगे, जितना अच्छा कंटेंट डालेंगे, और इस कंटेंट को मैं बताना चाहूँगा कि जो हमारा ये कंटेंट है केवल लिखना नहीं है, इसको इनोवेशन देना है, और इस इनोवेशन के माध्यम से हमें नए नए डायग्राम्स देने चाहिए। डायग्राम्स के साथ ही साथ फ्लो चार्ट हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं जैसे हमें मैप्स वगैरह की ज़रूरत पड़ती है, तो उसको भी बनाना चाहिए। क्योंकि मैंने 2018 में मैंने इन सभी जो इनोवेशन था, मैंने इसका भरपूर प्रयोग किया था, और इसका लाभ ये हुआ कि मेरा मेंस क्वालिफाई हुआ। तो आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि जो भी लोग हैं, अपने आंसर को एनरिच करने के लिए हमेशा फ्लो चार्ट, डायग्राम, मैप्स, जितना भी आपके पास नया जो मार्केट में जो अच्छा मैटर है, उसकी सटीकता को देखते हुए अपने आंसर राइटिंग को एनरिच करने के लिए उसका ज़रूर इस्तेमाल करें। चूँकि मैंने टेस्ट सीरीज़ भी ज्वाइन कर रखी थी, तो टेस्ट सीरीज़ से मुझे बहुत फ़ायदा था, और टेस्ट सीरीज़ में मैं जब देता था तो हमेशा मैं टॉप करता था। तो यही प्रयास कीजिए कि इतना अच्छा लिखिए कि आप लोग भी टेस्ट सीरीज़ में टॉप करें, और इतना अच्छा कंटेंट लिखें कि जहाँ भी आप परीक्षा दें तो सबसे पहले जो भी परीक्षक हैं वो आपकी कॉपी को चूज करें। चूँकि कॉपी ही एग्जामिनर के पास एक कॉपी ही आपकी जांचने का नज़रिया होता है, और उसके पास कुछ नहीं होता है। जितनी अच्छी कॉपी का कंटेंट होगा, उतनी ही आपकी बेहतर पर्सनैलिटी होगी। अब हम इस परीक्षा की तृतीय चरण की बात करेंगे, जिसमें साक्षात्कार होता है। क्योंकि साक्षात्कार जो होता है, ये हमारे व्यक्तित्व के परीक्षण की परीक्षा होती है। इसमें कोई नॉलेज का ज्ञान नहीं जांचा जाता है कि आप में कितनी नॉलेज है, आप कितने फैक्ट्स जानते हैं। क्योंकि मैं देखता हूँ कि हमारे इलाहाबाद में अधिकांश जैसे हमारे जो सीनियर्स वगैरह होते हैं, वो हमको यही राय देते हैं कि जितना फैक्ट्स रटेंगे ना, उतना ही सिलेक्शन होने की उम्मीद होगी। तो इस भ्रम को मैं तोड़ने के लिए आपको बताना चाहूँगा कि फैक्ट्स के चक्कर में आप बिल्कुल मत रहिए। जितना अधिक से अधिक हो सके तो क्रिटिकल जो एनालिसिस है, इसके आधार पर अपनी जो नॉलेज है उसको अपडेट कीजिए। क्योंकि साक्षात्कार जो होता है वो आपके व्यक्तित्व को परखा जाता है, उसमें जांचा जाता है कि आपकी जो पर्सनैलिटी है वो कितनी बेहतर है। मैंने हमेशा जैसे ही मेरा साक्षात्कार का समय आता था, तो मैं कभी भी न तो फैक्ट पढ़ता था और न मैं किताबी नॉलेज पढ़ता था। मैं हमेशा न्यूज़पेपर और टीवी, यूट्यूब पे जो बहुत सारे जो वीडियोस होते हैं, हमारे जो पुराने जो लोग होते हैं जो साक्षात्कार देते हैं, उन लोगों के वीडियो, ये सारी चीज़ मैं देखा करता था, और साथ ही साथ मैं मॉक टेस्ट भी दिया करता था। तो इससे बहुत बड़ा बेनिफिट होता था।
तो मैं सब लोगों को बताना चाहूँगा कि साक्षात्कार के समय बिल्कुल डरना नहीं है, क्योंकि इस परीक्षा में बिल्कुल भी आपके जो ज्ञान है उसकी परीक्षा नहीं होगी। क्योंकि जब मैं 2017 में मैंने साक्षात्कार दिया था, तो मैं बताना चाहूँगा कि 2017 का मेरा साक्षात्कार वाकई में वो नॉलेज बेस ही मैं कह सकता हूँ, क्योंकि उसमें मुझे नॉलेज के क्वेश्चन पूछे गए थे। लेकिन जो 2018 का जो मेरा साक्षात्कार था, वो वाकई में क्रिटिकल एनालिसिस पर ही पूरा मेरा साक्षात्कार आधारित था। उसमें जैसे प्रश्न पूछे मुझे गए थे, मैं बताना चाहूँगा, एक केस स्टडी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा कि जैसे ही मेरा जो साक्षात्कार था वो अध्यक्ष सर के बोर्ड में था। तो जैसे ही मैंने एंट्री की तो सबसे पहले उन्होंने मुझे प्रश्न ही पूछा, और वो केस स्टडी का ही पूछा कि अच्छा ये बताइए कि आपकी माताजी हैं, वो आपकी दादी में फेंक करके एक कप या कोई गिलास मार देती हैं, और दादी उनकी तरफ देखती हैं और वो नाराज़ होती हैं, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे। तो इस तरीके के जब प्रश्न जब पूछे जाते हैं, तो यहाँ पर कहीं ना तो फैक्ट की ज़रूरत पड़ी और ना ही किसी डेटा की ज़रूरत पड़ी। ये आपकी केवल नॉलेज पर आधारित है, आपकी व्यक्तित्व पर आधारित है कि आप इसको किस तरीके से बेहतर तरीके से इसका उत्तर देना चाहेंगे। क्योंकि हम देखते हैं कि मैं इलाहाबाद में रह कर के मैंने तैयारी की है, तो वहाँ की जो सारी परिस्थितियाँ हैं वो मैंने सबको देखा है, समझा है। चूँकि मैं एक ग्रामीण पृष्ठभूमि से बिलोंग करता हूँ, और जब मैं यहाँ से अपनी इस ग्रामीण पृष्ठभूमि से उठ कर के इलाहाबाद जैसी जगह गया, तो एकदम वो मेरे लिए नई थी। मेरे पास पहले से कोई अनुभव नहीं था, और वहाँ मैं देखता था कि हमारे जो सीनियर्स होते थे 35 साल, 30 साल, 32 साल, 40 साल, इस तरीके की सब लोग तैयारी कर रहे थे। तो इस चीज़ का, क्योंकि हम लोग शुरू में जाते हैं, हम नए प्रतियोगी रहते हैं, तो ये सब चीज़ देखते हैं तो बहुत बड़ी हम लोगों के अंदर एक मानसिक पीड़ा सी बन जाती है कि यार जब इन लोगों का सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है तो हम तो बहुत छोटे हैं इनके सामने। तो मैं बताना चाहूँगा ऐसा कुछ नहीं होता है, ये सारे भ्रम हैं। जब मैं 24 साल की उम्र में सेलेक्ट हो सकता हूँ, तो मुझे उम्मीद है कि आने वाले जो भी प्रतियोगी होंगे वो भी 21, 22, 23 तक सेलेक्ट होंगे ही। क्योंकि 2018 का जो सिलेबस है वो ऐसा आया ही है कि इस सिलेबस में हम जितने नए प्रतियोगी जितना बेहतर तरीके से प्रदर्शन करेंगे, उतना ही हमको इसमें पॉजिटिव हमको परिणाम प्राप्त होने की उम्मीद रहेगी। जब मैं 2018 का साक्षात्कार दे रहा था, तो उस समय चूँकि लॉकडाउन का समय था, कोरोना काल था, तो काफ़ी समस्याएं आ रही थी। हम बाहर भी नहीं जा पाते थे, किसी से मिल भी नहीं पाते थे, क्योंकि ये समस्या रहती थी कि आयोग में जाना है और यदि पॉजिटिव हो गए तो समस्या होगी। तो इन सारी चीज़ों का मैंने बहुत बेहतर तरीके से सामना किया, और इन सब चीज़ों को मैंने सामना करते हुए जब साक्षात्कार शुरू हुआ, तो मैंने अपनी जो मेरी रणनीति थी कि हमेशा मैं न्यूज़पेपर पढ़ता था, मैं अपनी एक डायरी मेंटेन करता था। उस डायरी में जितना कंटेंट होता था उसको मैं लिखता था, समझता था, और हम लोगों के ग्रुप थे। मैं बताना चाहूँगा जो भी हमारे जो प्रतियोगी हैं, जो मेरे मित्र हैं जो तैयारी कर रहे हैं, कि उन लोगों को बताना चाहूँगा कि जब भी साक्षात्कार हो उस समय अपने कुछ जो चुने हुए लोग हैं उनका एक ग्रुप तैयार करें, और उस ग्रुप के माध्यम से एक बेहतर रणनीति के आधार पर कंटेंट तैयार करें, और जो आयोग में लगातार जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनकी भी विषय सामग्री एकत्रित करें। इससे क्या होगा कि आयोग का जो ट्रेंड है, जो उनकी मेंटल जो उनकी मानसिकता है, उसको हम बेहतर तरीके से समझेंगे, और उसी के आधार पर हम अपने कंटेंट को तैयार करके अपने अंदर जो हमारा जो व्यक्तित्व है उसको और शानदार और बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। क्योंकि जब भी साक्षात्कार होता है तो उस समय एक बहुत डर रहता है, और वो मेरे अंदर भी था, वो सारे विद्यार्थी कोई भी हों सबके अंदर रहता है कि हम इंटरव्यू देने जाएंगे। क्योंकि ये साक्षात्कार है, 4 से 5 लोगों का वोट रहता है, तो उन सब लोग, और वो सब लोग एक्सपर्ट होते हैं, तो उनके सामने हमको बैठना, उनके सामने बातचीत करना और 15 से 20 मिनट टिकना है, तो बहुत बड़ी चुनौती हो जाती है, और हम उनके सामने झूठ भी नहीं बोल सकते हैं। इसलिए हमेशा जितने भी जो आयोग में प्रश्न पूछे जा रहे हैं, आपका जो कंटेंट है उसके आधार पर अपने कॉन्फिडेंस को बिल्ड कीजिए। जैसे ही हमारा कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा तो हम उन लोगों के सामने जाएंगे, तो हम अपनी जो पर्सनैलिटी है उसको शानदार तरीके से उनके सामने प्रस्तुत कर सकेंगे। मैंने हमेशा यही किया था कि जब भी मेरा साक्षात्कार का समय होता था तो मैं अपना जो कंटेंट होता था, यहाँ तक कि मैं तो आयोग पर भी जाता था, और वहाँ पर जो
हमारे जो सीनियर्स और जो हमारे जो मित्र लोग निकलते थे साक्षात्कार देने, तो उन लोगों से हम प्रश्न पूछना, अपनी डायरी को मेंटेन करना, किस तरीके से प्रश्न पूछे जा रहे हैं और क्या ट्रेंड चल रहा है, तो वो हम लोग लिख कर के लाते थे, नोट करते थे। फिर उसी के आधार पर हम लोग डिस्कस करते थे और उस डिस्कशन के आधार पर हम लोगों ने अपना जो कॉन्फिडेंस लेवल था उसको बहुत हाई किया था। उसका परिणाम ये था कि मेरा अध्यक्ष सर के बोर्ड में जब साक्षात्कार था तो मेरे अंदर बिल्कुल एकदम मैं खुश था, बहुत खुश था। तो बोल भी रहे थे तुम तो काफ़ी खुश लग रहे हो, तो मैंने हाँ सर ये तो खुशी की तो बात है। तो फिर उन्होंने काफ़ी मुझे पॉजिटिव तरीके से ट्रेंड भी किया और उनका जो एक नज़रिया था मुझे देख करके काफ़ी एक कोऑपरेटिव नज़रिया बना था। उन्होंने कुछ चीज़ें थी, जैसे मैं किसी चीज़ में कन्फ्यूज हुआ था 1-2 बार, तो उन्होंने उसमें मुझे कोऑपरेट किया था और वो कोऑपरेट इसलिए किया था क्योंकि मेरा कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी अच्छा था। तो मैं बताना चाहूँगा सभी जो लोग हैं, हमारे प्रतियोगी हैं, मेरे मित्र लोग हैं, कि साक्षात्कार के समय बिल्कुल डरना नहीं है, भयभीत नहीं होना है और किसी के बहकावे में बिल्कुल नहीं आना है, क्योंकि ये परीक्षा आपकी व्यक्तित्व की परीक्षा है, आपकी पर्सनैलिटी की परीक्षा है और आपने जो ज्ञान एकत्रित किया है उसको परिमार्जित करके, उसको विश्लेषित करके किस तरीके से प्रस्तुत करना है, ये उसकी परीक्षा है। तो हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखिए कि जो भी आपकी जो नॉलेज है, फैक्ट के चक्कर में बिल्कुल मत पड़िए। उस नॉलेज को हमेशा सटीकता के साथ, प्लानिंग के साथ और जहाँ तक हो सके उसको एक बेहतर स्ट्रेटजी के साथ प्रस्तुत कीजिए। तो हमेशा जैसे जो बोर्ड होता है उसका भी हमारे प्रति एक जो नज़रिया होता है वो पॉजिटिव ही रहता है और मेरे साथ भी पॉजिटिव था। 2017 में जब मैंने साक्षात्कार दिया था तो मैं बहुत खुश था, क्योंकि उन्होंने जो मुझे प्रश्न पूछे थे लगभग मैंने सबका आंसर दिया था और बहुत अच्छे से आंसर दिया था। तो जब मैं निकला तो उन्होंने कहा बहुत अच्छे बेटे, और आप जैसे लोगों की तो ज़रूरत है सिस्टम में। तो काफ़ी पॉजिटिव था, लेकिन कहाँ कमी हुई ये मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा। मुझे मार्क्स मेरे कम हो गए थे तो मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया था, लेकिन ये मुझे विश्वास है कि 2018 में मुझे साक्षात्कार में काफ़ी अच्छे मार्क्स मिले होंगे, क्योंकि मेरा जो साक्षात्कार था काफ़ी शानदार रहा था, बहुत अच्छा रहा था और बहुत फैक्ट पूछा नहीं था, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन थे। तो इससे मुझे काफ़ी पॉजिटिव और अच्छा रहा, जिससे मेरा परिणाम पॉजिटिव रहा, मेरा चयन हो गया। जब हम सिविल सेवा की तैयारी करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे सामने तैयारी के समय बहुत सारी समस्याएं होती हैं, इतनी चुनौतियां आ जाती हैं कि कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि उनका सामना नहीं कर पाते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उसकी वजह से अपनी तैयारी को छोड़ देते हैं। ऐसे ही मेरे साथ मेरे कई फ्रेंड्स थे जो हम लोग तैयारी करते थे। जब मैं अपने घर से इलाहाबाद में गया था तो मेरा ये कोई बिल्कुल उद्देश्य नहीं था कि मैं जाके सिविल सेवा की तैयारी करूँगा, क्योंकि मेरा उद्देश्य था कि मैं कोई वनडे एग्ज़ाम की तैयारी करूँगा और क्योंकि मुझे जॉब चाहिए था, क्योंकि पहले से ही ये मानसिकता बना रखी थी कि 30 और 35 साल से पहले सिलेक्शन होना पीसीएस में बहुत मुश्किल है। तो मैंने कहा कि एक डराया जा रहा था उसमें, तो मैंने सोचा कि नहीं ऐसा नहीं है और मैंने आगे तैयारी शुरू की। तो जब तैयारी शुरू की तो ढेर सारी चुनौतियाँ आईं और उन चुनौतियों में आर्थिक भी चुनौती होती है, मानसिक चुनौती होती है और कुछ घरेलू समस्याएं भी होती हैं, उन सब का सामना करना पड़ता है। और साथ ही साथ सबसे बड़ी जो चुनौती होती है वो होती है कैरियर को लेकर के, क्योंकि इसमें एक अनिश्चितता बनी रहती है कि पता नहीं चयन होगा कि नहीं होगा। और वो मेरे सामने सबसे बड़ी चुनौती थी, क्योंकि जब 2017 में मेरा चयन नहीं हुआ था तो यद्यप पीड़ा सबको होती है तो मुझे भी काफ़ी पीड़ा हुई थी और मुझे ऐसा लगता था कभी कभी कि यार छोड़ो, तैयारी छोड़ो और चयन यहाँ होगा नहीं। वाकई में जो लोग कहते हैं वो सच है कि 30 और 35 साल से कम उम्र में चयन होता ही नहीं। लेकिन इसको मैंने बहुत चुनौती के रूप में स्वीकार किया था। मैंने कहा नहीं, ऐसा गलत है और मुझे इस भ्रम को तोड़ना है। कुछ मेरे साथी हैं, ये भी सत्य है कि काफ़ी समय हो गया उन लोगों को भी, मेरे साथी तैयारी कर रहे हैं और उनका कई बार कोई प्री नहीं होता है, जिसका प्री हो जाता है तो मेंस नहीं होता है और जिसका मेंस हो जाता है तो अंतिम रूप से चयन नहीं हो पा रहा है। ये बहुत चुनौतियाँ हैं, तो बच्चे इसमें टूटते हैं। और जब मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में ही पढ़ता था तो 1-2 मेरे मित्र थे तो आर्थिक रूप से घर से बहुत परेशान थे, सब कुछ समस्याएं थीं। तो उन लोगों ने बीच में ही तैयारी करना बंद कर दी, छोड़ दी कि अब हम तैयारी नहीं कर पाएंगे और कोई वनडे एग्ज़ाम की उन्होंने तैयारी शुरू की। यहाँ तक कि जो रूम जो हम लोग लेते थे तो कम से कम रेट में हम लोगों को रूम मिले कि किस तरीके से हम जो घर से हमको जो सहायता जा रही है तो उसको हम मैनेज कर सकें। वो मैंने भी वैसे किया था,
यद्यपि मेरे घर से मेरे भैया और मेरे पापा जी का पूरा सहयोग रहा, एक पूरा उन लोगों का की प्रेरणा रही। भैया ने हमेशा मेरे मनोबल को इतना हाई रखा कि इन सभी जो नकारात्मक चीज़ें होती हैं इनका मुझे कभी सामना नहीं करना पड़ा। यहाँ तक कि जब 2017 का जब परिणाम आया था तो मैं काफ़ी नर्वस था कि पता नहीं मेरा चयन होगा कि नहीं होगा। तब भी उन्होंने मेरे अंदर जोश भरा कि नहीं यार, तुम्हारा चयन ज़रूर होगा। जब तुम्हारा चयन नहीं होगा तो फिर किसका होगा। तो मैं बताना चाहूँगा कि जो हमारे प्रतियोगी हैं कि आप लोग भी धैर्यता के साथ, सटीकता के साथ और सततता के साथ तैयारी कीजिए। ये कोई बहुत बड़ी ऐसा नहीं है, कोई पहाड़ की तरह नहीं है कि हम उसको उठा नहीं पाएंगे। ये एक परीक्षा है और इस परीक्षा को जैसे हम सामान्य परीक्षाएं देते हैं हाई स्कूल में, इंटर में, बीए में, एमए में, तो उसी तरीके की ये भी एक परीक्षा ही है। और उस परीक्षा को उस तरीके से जैसे हाई स्कूल, इंटर हम लोग परीक्षा देते हैं, उसी तरीके से इस परीक्षा को भी लेना चाहिए और देना चाहिए। यदि हम देंगे तो मुझे इस बात का पूरा विश्वास है कि चयन तो निश्चित होता है, क्योंकि मैं भी इस बात का अब तो प्रमाण हूँ कि मैंने भी इन चुनौतियों को देखा था, मैंने समझा था, तो मैंने फिर इन सब चीज़ों में विश्वास करना बंद कर दिया था। और मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, क्योंकि हम लोग जब घर से बाहर रहते हैं तो हमेशा समस्या जो आती है वो शारीरिक समस्या बहुत आती है। इसका सामना मैंने भी किया था। जब 2017 में मेरा चयन नहीं हुआ था तो 10 अक्टूबर को मेरा परिणाम आया था। तो 11 अक्टूबर, क्योंकि 18 अक्टूबर से 2018 की मेंस परीक्षा थी, तो उस समय क्योंकि थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन होती है, चयन नहीं होता है तो बहुत फ्रस्ट्रेशन भी थी 10 तारीख को। लेकिन फिर मैंने रिज़ल्ट को अपने को स्वीकार किया और 11 तारीख से मैंने अपने जो 2018 का मेंस था उसकी तैयारी करना शुरू कर दी। लेकिन हुआ क्या कि उसी समय मेरी शारीरिक स्थिति थोड़ी सी गड़बड़ होना शुरू हो गई। कहीं फोड़े हो गए थे, कहीं फीवर वगैरह की शिकायत आई, तो उस समय बड़ी कमज़ोरी भी आ गई थी। क्योंकि कमज़ोरी आ जाएगी तो फिर इस परीक्षा में 6 घंटे डेली लिखना है, तो लिखने में भी बड़ी समस्या आती है। तो ये मुझे सामना करना पड़ा था। फिर मैंने दवा वगैरह ली थी। परीक्षा से 2 दिन पहले मैंने दवा ली और जब मैं पहला पेपर हिंदी और एसए का दे कर के आया, उसी दिन वो दवा मुझे रिजेक्शन कर गई। और उसका परिणाम ये रहा कि मुझे फीवर और बीपी भी यहाँ तक हाई हुआ था। तो मैं बहुत काफ़ी परेशान था। यहाँ तक मैंने सोच लिया था कि परीक्षा देने में नहीं जाऊँगा। लेकिन एक मेरा मित्र है, तो उस मित्र के सहयोग से मैंने परीक्षा दी। और जब मैं परीक्षा दे रहा था तो मैंने अपना सिर सीट के ऊपर रख लिया था कि अब मैं परीक्षा नहीं दूंगा। और न तो मुझ पर बिल्कुल लिखा जा रहा था और न मेरे दिमाग में जो प्रश्न पूछे जा रहे थे उनको सोचने की एकदम क्षमता थी। लेकिन फिर 2-3 मिनट में शांत हुआ और उस शांति के बाद फिर मैंने सोचा कि नहीं, अब मैं आया हूँ तो परीक्षा दूंगा। तो ये होती है एक दृढ़ निश्चितता, उसका मैंने बहुत बेहतर तरीके से पालन किया और फिर मैंने लिखना शुरू कर दिया। तो एक फिर अंदर से जब मैं लिखना शुरू कर दिया तो एनर्जी भी आई और अच्छे से फिर मैंने पेपर दिए। मेरे फिर काफ़ी अच्छे पेपर हुए। तो मैं बताना चाहूँगा जो हमारे प्रतियोगी हैं कि वो हमेशा 2 चीज़ों का विशेष ध्यान रखें। एक तो खाने पीने का और दूसरा जो बुक्स वगैरह हैं उसको ख़रीदने का। क्योंकि मैं देखता हूँ कि हमारे साथ में और भी जो मित्र रहते हैं उनके अंदर क्यों घर से आते हैं तो घर वाले एक सामान खर्चा भेज देते हैं कि बेटा इसी में तुमको खाना है, इसी में आपको बुक्स ख़रीदनी है, इसी में कोचिंग भी पढ़ना है। तो मैं उन लोगों से कहना चाहूँगा कि क्योंकि ये जो परीक्षा होती है थोड़ी रणनीतिक परीक्षा होती है, आपके पास कंटेंट भी होना चाहिए। यदि आपके पास विषय सामग्री नहीं है तो आप कहाँ से तैयारी कर पाएंगे। यानी आपके पास जब हथियार ही नहीं है तो इस परीक्षा का जो युद्ध है वो कैसे लड़ पाएंगे। तो उसमें तो हम असफल ही हो जाएंगे। हमारे कई साथी हैं कि वो न तो खाते हैं अच्छे से और न ही बुक्स वगैरह खरीदते हैं। कोई मोबाइल से पढ़ लेगा, कोई दूसरे के न्यूज़पेपर पढ़ेगा, कोई चला जाएगा मार्केट में तो वहीं से कुछ जो अच्छी बुक्स दिखती हैं तो उसके फ़ोटो खींच लाएगा तो उसी को पढ़ेगा। लेकिन ये सारी चीज़ बहुत गलत होती हैं। मैं कहना चाहूँगा कि यदि हम इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, चाहे 2 साल ही अच्छे से तैयारी कीजिए, लेकिन उस समय आप अपने खाने पीने पे और जो विषय वस्तु के लिए आपकी जो सामग्री है उसको मार्केट से ख़रीद के लाने में कभी भी न तो कंजूसी करना, न कभी उसमें कोई मितव्ययता रखना। क्योंकि यदि हमारे पास बेहतर रणनीति होगी, बेहतर विषय वस्तु होगी, सामग्री होगी, विषय सामग्री, तो हम उसी के माध्यम से इस परीक्षा को बेहतर तरीके से कर पाएंगे और सफल हो पाएंगे। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा जो मेरे मित्र हैं, मेरे जो प्रतियोगी साथी हैं, कि हमेशा आप
तैयारी कीजिए। जितनी भी समस्याएं आपके सामने आती हैं उनको एक खुशी से, प्रसन्नता के साथ स्वीकार कीजिए। क्योंकि मैंने जब पढ़ता था तो मेरे लोक प्रशासन में एक लेखक है F.B. टेलर, फ्रेडरिक विंसलो टेलर है, तो वो बड़ा एक अच्छी बात कहते थे कि आप जो भी कार्य करिए उसको कर्तव्य समझ के मत करिए, बल्कि उसको प्रसन्नता समझ के कार्य करिए। तो आप प्रसन्नता के साथ कार्य करेंगे तो उसमें ज़रूर सफल होंगे। तो धन्यवाद बहुत।